आज हम लोग मेंडल की पीस के बारे में बात करेंगे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो मेंडल का पीस था। मेंडल का जो है ये मटर का पौधा था। इसको मेंडल ने देखा। मेंडल लुक्ड एट 7 ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट। 7 जो है कैरेक्टर्स देखे और उस 7 कैरेक्टर के दो दो ट्रेट थे। इसका मतलब 14 ट्रेट्स देखे थे उन्होंने, है ना। 7 कैरेक्टर देखा और 14 ट्रेट देखा। और उनमें क्या क्या जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि मेंडल ने क्या क्या उनके अंदर कैरेक्टर्स देखे। तो सबसे पहला देखा था उन्होंने, मेंडल ने क्या, फ्लावर का कलर देखा था कि फ्लावर का कलर कैसा होता है। फ्लावर के कलर में इन्होंने देखा था पर्पल कलर एंड दी व्हाइट कलर। ठीक है, पर्पल कलर एंड दी व्हाइट कलर। उसके बाद फ्लावर की पोजीशन देखी थी। एक्सियल फ्लावर और की टर्मिनल। पोजीशन एक, हाँ थोड़ा सा चुप रहिए। फ्लावर की पोजीशन देखी थी। फ्लावर की पोजीशन में उन्होंने क्या देखा था, एक एक्सियल पोजीशन देखा था और एक टर्मिनल पोजीशन देखा था। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ऊपर वाली लाइन में जो चीजें लिखी हुई हैं ये आपका डोमिनेंट ट्रेट को जो है डिनोट कर रहा है। नीचे वाला जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, रिसेसिव ट्रेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तो फ्लावर का कलर है पर्पल, फ्लावर की पोजीशन है एक्सियल और इसका जो रिसेसिव ट्रेट है ये क्या है, आपका टर्मिनल है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के केस में भी बताया था कि जब हमारा फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है तो उस वक्त हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है ना। रुक जाती है। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। इसीलिए जिन फ्लावर्स में जिन प्लांट्स में जो फ्लावर होता है जो एक्सियल पोजीशन पर रहता है तो उस प्लांट का जो स्टेम होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो एक्सियल यानी टर्मिनल पार्ट पर पाए जाएंगे और ढेर सारा उनके अंदर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होगा और उनकी ग्रोथ होती रहेगी। इसीलिए इसीलिए ये वाले जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जिनके अंदर पर्पल होगा, पोजीशन होगा, तो उनकी जो हाइट होगी वो टॉल होगी। उनकी हाइट टॉल होगी, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। फिर एक जो है यहाँ पर कैरेक्टर लिया सीड का कलर। सीड कलर में इन्होंने लिया येलो कलर एंड ग्रीन कलर। येलो कलर वाज द डोमिनेंट एंड ग्रीन वाज द रिसेसिव वन। एंड द फोर्थ वन इज अ सीड शेप। द सीड शेप विल बी राउंड। जो राउंड शेप है वो कैसा है, ये आपका है, आपका डोमिनेंट है, और रिंकल्ड वाला जो है ये आपका रिसेसिव है। उसके बाद पॉड का शेप आता है। पॉड का शेप, जो फली का शेप आता है आपने देखा होगा। एक फली का शेप कैसा होता है बेटा, इन्फ्लेटेड होता है, बिल्कुल फूली हुई सी रहती है। एक फली का शेप कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, मतलब ये झुर्रीदार होती है, पिछली सिकुड़ी हुई सी हुई। रहती है। पॉड का कलर आप देखिएगा, एक ग्रीन होता है और एक क्या होता है, येलो होता है। ग्रीन का कलर, ग्रीन जो होता है डोमिनेंट है, येलो क्या है, रिसेसिव है। और लास्ट में क्या होता है, स्टेम लेंथ होता है। स्टेम लेंथ में आप देखिएगा प्लांट कैसा है, टॉल है, और ये प्लांट कैसा है, बिल्कुल सा डॉर्फ है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने F1 जनरेशन को भी दिखा दिया। F1 जनरेशन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। F1 जनरेशन अगर अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी, बट यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्रीफ मैंने करने की कोशिश की आपके लिए ताकि इजी हो जाए कि फ्लावर के कलर अगर हैं पर्पल और व्हाइट, अगर इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, ये देखो क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें सिर्फ क्या मिलेगा, पर्पल मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर फ्लावर की पोजीशन की अगर ट्रेड को हम देखेंगे F1 जनरेशन में, अगर इन दोनों के बीच में अगर हमने क्रॉस करवाया है तो हमें क्या मिलेगा, F1 में एक्सियल जो है फ्लावर मिलेंगे, एक्सियल पोजीशन पर पाए जाने वाले फ्लावर मिलेंगे। उसी तरीके से सीड कलर की बात करेंगे तो यहाँ पर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, तो F1 में क्या मिलेगा, येलो मिलेगा। और ठीक सीड शेप की बात करेंगे तो सीड शेप में आप देखिए यहाँ पर राउंड है और क्या रिंकल्ड है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें F1 में क्या मिल रहा है, हमें F1 में मिल रहा है पूरा का पूरा राउंड हमें मिल रहा है। इन्फ्लेटेड पॉड है और कंस्ट्रिक्टेड पॉड है, दो हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो इन्फ्लेशन में हमें क्या मिलेगा बेटा, F1 में हमें मिलेगा Inflated। इन्फ्लेटेड यानी फुली हुई। और उसी तरीके से पॉड कलर की बात करेंगे तो पॉड कलर में क्या है, ग्रीन है और येलो है। इन दोनों के बीच में मैंने जब क्रॉस करवाया तो मेंडल को क्या मिला, मेंडल को मिला ग्रीन, जो है आपको पॉड मिला ग्रीन कलर का। और फाइनली आपने देखा कि जो टॉल प्लांट थे, टॉल प्लांट का क्रॉस हमने डॉर्फ से करवाया तो हमें F1 में क्या मिला था बेटा, पूरे के पूरे टॉल मिले थे।
तो ये 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर के 14 जो है ट्रेड थे जो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग थे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। दूसरी चीज ये है कि जो मेंडल ने इन्हीं प्लांट्स को क्यों चुना, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? तो सबसे पहली चीज कि ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और कई सारी वैरायटी वाले ट्रेड्स में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, यानी कि जो कैरेक्टर आप कह सकते हैं 7 ऑब्जर्वेबल जो है कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं बहुत, और इसको पाना, इसको आसानी से जो है उगाया जा सकता है। एंड ही कुड स्ट्रिक्टली कंट्रोल विच प्लांट्स मेटेड विथ विच, और ये बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर सकते थे कि किस प्लांट की मेटिंग किस प्लांट से करवानी है, और उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे मेंडल। चौथी बात यहाँ पर है कि दे कैन मेंडल कैन ग्रो इट वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत क्विकली का मतलब ये नहीं कि रातों रात नहीं, एक टाइम ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्रो करवा सकते हैं, बहुत लंबा समय नहीं लगता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग इन वन क्रॉस। एक क्रॉस में एक से ज्यादा, दसियों से ज्यादा जो है हम ऑफस्प्रिंग यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ वजह थी जिनको जो है मेंडल ने प्रायोरिटी दी, इन सब वजह से कि भाई हमें पी प्लांट ही चूज करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें मेंशन ये करेंगे कि हमारा जो पी प्लांट है पाइसम सेटाइवम है, ये पूरी तरीके से क्लोज होता है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की कोई भी चांसेस नहीं होते। बात समझ में आई? यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि इसलिए भी इसको चुना कि भाई यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं है, तो यहाँ पर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवा सकते हैं मेंडल। मेंडल ने क्या करवाया, कंट्रोल ब्रीडिंग करवाया, मतलब किसके साथ किसको जो है वो करवाना है। ठीक, तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, पाइसम सेटाइवम के फ्लावर्स को लिया था, 2 फ्लावर्स लिए थे, एक फ्लावर्स में क्या किया था, उसका इमेस्कुलेशन किया था, उसके एंथर पार्ट को क्या किया था, रिमूव किया था, या जो है फीमेल पार्ट को रिमूव किया था, जल्दी बताओ। सर एंथर। पक्का? क्या दीप्ति? सर क्वेश्चन रिपीट करना, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। हाँ, हाँ सर, इमेस्कुलेशन के एंथर को ही किया प्रोसेस था। में, हाँ क्या? इमेस्कुलेशन के प्रोसेस में, ध्यान से इमेस्कुलेशन के प्रोसेस में मेंडल ने क्या किया था? सर इमैस्कुलेशन तो रिमूवल ऑफ एंथर होता है। रिमूवल ऑफ एंथर होता है, बिल्कुल सही बात थी। तो सलोनी तुम भी बिल्कुल सही थी बेटा, मैं बस क्रॉस चेक करवा रहा था तुमको। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया कि एक फ्लावर लिया, एक फ्लावर से क्या किया, इमेस्कुलेशन का प्रोसेस किया, मतलब वहां से उसके एंथर को निकाल दिया। अब उसके एंथर को निकाल दिया, अब उस एंथर को उसने दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया, और जिसके स्टिग्मा पर उसने ट्रांसफर किया वहां के एंथर निकाल करके पहले वाले के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। आगे सर। नहीं आई। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ऐसे। ये फ्लावर है, देखो इधर, ये फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसकी ओवरी है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये इसका एंथर। ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है, दूसरे फ्लावर पे ये स्टिग्मा है, कैसे समझिएगा, और ये इसका एंथर है, ये इसका एंथर। इमेस्कुलेशन में क्या किया मेंडल ने? मेंडल ने किया बड़ी मजेदार चीज, क्या किया मालूम है? इन्होंने इसके आंसर को यहाँ से रिमूव कर दिया, इसके आंसर को यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव किया। इस रिमूवल के प्रोसेस को ही हमने क्या कहा, इमेस्कुलेशन। अब क्या किया उन्होंने मालूम है कि ये आंसर, क्या किया, ये आंसर उठा करके इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवा दिया, और ये आंसर उठा करके इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवा दिया।
एक हिसाब से क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, Yes, है ना? sir. यस सर। एक हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। जी सर। तो ये एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस मैंने करवाया था। इसकी वजह इसके से साथ हाँ, सर इसके साथ उसने बैगिंग भी तो करा दी थी इसकी। अरे सुनो सुनो, बैगिंग इसलिए करवाई ताकि कोई और पॉलिनेशन ना हो पाए, है ना। यस सर। हाँ, इसके बाद बैगिंग करवाई। अब देखो, इसकी वजह से इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, उसी जो है सिनेरियो में इसको आगे बढ़ाते हुए लिखना कि इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड, इट इज नेचुरली self pollinated plant, it is naturally self pollinated plant, ठीक है। क्यों मालूम है क्यों? फ्लावर्स रिमेन क्लोज, ठीक है, क्लोज। और तो और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन इजीली, artificial hybridization can be done very easily, बहुत ही इजीली जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, जी सर। अब अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि जो हमारा पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारा ये जो पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटा? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर है। 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गया? 14 क्रोमोसोम्स हो गया, 14 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर 14 क्रोमोसोम हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? 14 का मतलब क्या हुआ कि 2n इज इक्वल टू 14, 2n इज इक्वल टू 14, ठीक है। और एक साइंटिस्ट एस ब्लिक्स, एक साइंटिस्ट है एस ब्लिक्स, सुनना, कौन सा साइंटिस्ट? एस ब्लिक्स। इन्होंने बताया था कि द जीन्स ऑफ 7 कैरेक्टर्स, the genes of 7 characters are present on only 4 chromosomes, only 4 chromosomes। जितने भी 7 कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, सातों कैरेक्टर सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उस चारों क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं? 1, क्रोमोसोम 4, नंबर 5, 7. 4, 5, 7, यानी कि कैरेक्टर कितने हैं? 7 हैं। और क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है? डील कर रहा है। Yes, sir. ध्यान से सुनना हमारी बात, कीर्ति शर्मा, ध्यान दो हमारी तरफ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 7 कैरेक्टर हैं, 7 में से यानी कि कह सकते हो कि 7 काम हैं और 7 काम को करने के लिए 4 आदमी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 4 आदमी में से कोई एक आदमी, 2 आदमी ऐसा होगा जो एक से ज्यादा काम करेगा, तभी सातों काम हो पाएंगे, है ना। तो जब कोई एक पर्सन यानी कोई एक क्रोमोसोम एक से ज्यादा कैरेक्टर को डील कर रहा हो,
एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करो, कंट्रोल कर रहा हो, उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब जब प्लियोट्रॉपी की बात आएगी, प्लियोट्रॉपिक जीन की बात आएगी, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ऐसे यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लियोट्रॉपिक जीन, इट विल बी डिस्कस्ड लेटर। प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं इधर। इसको लिख लेना, व्हेन वन जीन regulate more than one character, when one gene regulates more than one character, then it is known as the pleiotropic gene. It is known as pleiotropic gene. ठीक है, तो इस प्लियोट्रॉपिक जीन में हम आपको बताएंगे सीड का शेप को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है, जहां पर स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम्स की बात हम करेंगे। ठीक है, स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम्स की बात करेंगे। तो ये सब हम आपको मतलब आगे पढ़ाएंगे, अभी इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुकना भैया। अब हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बात करें। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बात करें तो हेडिंग डालिएगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सर क्या आप बात दिख कर हम नहीं लोग? रहे। ऑन म्यूट भी है यार, तो सॉरी। अरे तो हम लोग बात कर रहे थे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बात कर रहे थे। माइक को अनम्यूट करना भूल गए। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में तो सबसे पहले क्या किया था, मेंडल ने प्योर प्लांट को ऑब्जर्व किया था। प्योर प्लांट का मतलब कि या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या तो वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ये तो बाद में डिसाइड हुआ था कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये बाद में डिसाइड हुआ। बट सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, प्लांट्स को जो है चूज किया था। एक लंबे प्लांट को चूज किया था और एक नाटे प्लांट को चूज किया था। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या था बेटा? नंबर 1 पे ये था कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ठीक है, प्योर पेरेंट को चूज किया। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन करवाया। किसका? प्योर वाले का। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। तीसरा क्या था? सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। इसके बाद क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया, यानी कि इनब्रीडिंग करवाया। सेल्फिंग करवाया मतलब क्या करवाया? इनब्रीडिंग करवाया, इनब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड।
इनब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड, सिंपल सी बात, ठीक है। आपने थर्ड वाले में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, नहीं सर, थर्ड वाले में सेल्फिंग, सेल्फिंग के ब्रैकेट में लिखा है इनब्रीडिंग, ओके सर। यहाँ पर लिखा हुआ है इनब्रीडिंग। ठीक है, यस तो क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट को चुना, मतलब प्योर पेरेंट को चुना। प्योर पेरेंट के लिए इन्होंने क्या किया कि कंटिन्यूअस सेल्फिंग करवाई, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाई। और एक अच्छी बात यह क्या होती है मालूम है, जो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। मतलब जो प्योरनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, उसके अंदर किसी भी किस्म का जो है मिक्सचर नहीं आएगा। इसीलिए होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करने के लिए इनब्रीडिंग ही इकलौता जो है तरीका होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट में इस पॉइंट को यहाँ पर, इस हेडिंग को आप यहाँ पर फिर से जो है कंटिन्यू करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इसको, ठीक है, इसको कंटिन्यू करके यहाँ से लिखेंगे हम। देखिए ये नंबर 1 है, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट में लिखिएगा, इट इज डन बाय द कंटिन्यूअस सेल्फिंग, इट इज डन बाय continuous selfing, continuous selfing, ठीक है, continuous selfing and selection, continuous selfing and the selection. And you have to know that this process is known as the inbreeding, and the inbreeding increases homozygosity, increases homozygosity, homozygosity, ये होमोजाइगोसिटी को क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने जो होमो प्योर पेरेंट को चुना, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करवा करके, इनब्रीडिंग करवा करके जो होमोजाइगोसिटी को चुना, उससे क्या पता चला कि एक तरफ उन्होंने चूज कर लिया एक डोमिनेंट ट्रेट वाले को, एक तरफ चूज कर लिया उन्होंने किसको, रिसेसिव ट्रेट वाले को, ठीक है। तो 2 कॉलम बनाया था उन्होंने, एक जैसे प्लांट की हाइट है, टॉल हो गया, एक तरफ कौन सा हो गया, ड्वार्फ हो गया, इस तरीके की बात की मेंडल ने, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट। प्योर पेरेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया था उन्होंने, ये दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कि क्या टेक्निक है भाई, देख लो इसको जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ hybridization of प्योर पेरेंट, प्योर पेरेंट के बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें कंटिन्यूअस में चली थी, उसके बाद फॉलो किया गया था किसे, टैगिंग। तो क्या किया इन्होंने, मेंडल ने किया बाय द इमैस्कुलेशन, क्या, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द एंथर, बाय द इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग, बैगिंग करना मतलब क्या करना, उसको चारों तरफ से सील करना, बैगिंग, एंड टैगिंग टेक्निक, बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक, बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेटा, स्टेमन्स आर रिमूव बिफोर मैच्योरिटी। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, यही तो होता है जो अभी बता रहे हैं। इमैस्कुलेशन में क्या हो रहा है बताइए, इमैस्कुलेशन में हो रहा है रिमूवल ऑफ स्टेमन
स्टेमन निकाल दीजिए, आंसर तो पूरा पूरा क्या पूरा पूरा जो है स्टेमन को निकाल दीजिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ द स्टेमन बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले ही हमने स्टेमन को रिमूव कर दिया, ठीक है। Sir. क्यों हम रिमूव करते हैं? टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, Self. है ना, टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, ठीक। सर हम्म। सेल्फिंग और हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अगर हम वही चीज पेरेंट्स के लिए करा रहे हैं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन, बेटा यहाँ पर और सेम अगर फ्लावर नहीं है ना, फ्लावर अलग हो जा रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन। सर पहले जब पेरेंट्स के बीच में कराते हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, फिर जब ऑफस्प्रिंग के बीच में करा रहे हैं तो उसे सेल्फिंग। अरे बेटा जस्ट अ मिनट, व्हाई आर यू कंफ्यूज? मैंने कहा एक फ्लावर है, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों। एक फ्लावर और है, वो भी है आपका बाइसेक्सुअल। अगर इनके बीच में किसी का कुछ लेना देना नहीं है, अगर इनके बीच में ही फर्टिलाइजेशन होता है तब इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से इनके आंसर को रिमूव कर दिया, इनका खुद का आंसर रिमूव हो गया, हट गया है। तो अब इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अगर वो आंसर अगर हम दूसरे फ्लावर से यहाँ पर डालेंगे और वो उस आंसर को डाल रहे हैं जिसको हम डालना चाह रहे हैं, रैंडम नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं भाई एलिट क्लास का पौधा हमें मिले, एलिट क्लास का जानवर हमें मिले, तो क्या करते हैं, आंसर को या सीमेन को या स्पर्म को हम लोग चूज करते हैं कि किस जानवर का या किस पौधे का जो है हम आंसर डालेंगे या स्पर्म डालेंगे। तो यानी यहाँ पर हम किसी दूसरे का गैमीट उठा करके हम इस वाले फ्लावर पर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो इसका सेल्फ तो नहीं हुआ ना, ये क्रॉस हो गया ना। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का जो मतलब होता है वो इंटेंशनली ह्यूमन द्वारा किया जाता है। नेचुरली अगर हो रहा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, अगर ह्यूमन के थ्रू हो रहा है तब हम उसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहेंगे। नेचर ने कभी भी किसी चीज को हाइब्रिड तौर पर नहीं पैदा किया है, हाइब्रिड तौर पर हम ह्यूमंस ने उसको बनाया है। समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हम कर रहे हैं। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो वन मतलब क्या होता है? वन। एक। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, ठीक है। जब कभी भी एक सिंगल टाइम पर किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी हम करते हैं तब हम उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर जो है, संकरण हिंदी में कहते हैं, एक संकर संकरण हिंदी में, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब एक सिंगल टाइम एट अ टाइम जब हम एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं अपने पास कि when the inheritance of when the inheritance of only one character is studied at a time जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब जितने भी मेंडल के कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, उन 7 कैरेक्टर्स को हम अलग अलग करके हर एक का एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं, बहुत आसानी से हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे मेंडल ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करिए।
देखिए, यहाँ पर एक पेरेंटल कैरेक्टर लिया, इसमें क्या था, एक टॉल था और एक क्या इसमें डॉट है, क्या देखो इधर, एक टॉल है और एक क्या है बेटा डॉट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 प्रोजेनी में सभी के सभी पौधे जो थे वो टॉल पैदा हुए, सभी के सभी कैसे थे बेटा, टॉल थे। मेंडल को ये बात बड़ी अचंभी लगी थी, मेंडल हैरान हो गए बहुत ज्यादा कि भैया हमने तो जो है F1 में यानी कि शुरू सॉरी P1 में पेरेंटल जनरेशन में छोटा पौधा और बड़ा पौधा दोनों लिया था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ F1 में क्या सिर्फ और सिर्फ टॉल मिल रहा है, बड़ा। और छोटा वाला गया कहाँ, नाटा वाला कहाँ गया, ये बड़ी समस्या वाली बात आ गई। तो मेंडल ने क्या किया, फिर इसका टेस्ट क्रॉस करवाया था, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि भैया F1 प्रोजेनी का क्रॉस जो है पेरेंट के जो है हम किससे करवाते हैं, रिसेसिव ट्रेट से करवाते हैं, तब हमारा वो टेस्ट क्रॉस होता है ना। तो अब फिर क्या किया मेंडल ने इसकी सेल्फिंग करवा दी। जब सेल्फिंग करवा दी तब इनको क्या देखने को मिला, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, चौथा वाला डॉट। तब यहाँ से एक नियम और निकला था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, बोलते हैं लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सर आप म्यूट हो गए। देखो इधर एक प्योर टॉल लिया इन्होंने, क्या लिया, एक प्योर टॉल लिया और एक प्योर डॉट लिया। प्योर टॉल के लिए इन्होंने जो वर्ड लिया उसको लिया कैपिटल टी। प्योर डॉट के लिए क्या लिया, स्मॉल टी। अब इन दोनों से जो गैमीट बनेगा वो गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी अलग बनेगा, कैपिटल टी अलग बनेगा। इससे जो गैमीट बनेगा स्मॉल टी अलग बनेगा। किसी एक को हमने लिया तो इन दोनों के बीच में हमने क्या करवाया था बेटा, क्रॉस करवाया था। जब क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से इनका हाइब्रिडाइजेशन वाला या हाइब्रिड मिला हमें। अब जो कि ये क्या था, ये पेरेंटल जनरेशन था और ये जो जनरेशन आया ये F1 जनरेशन आया। इस F1 जनरेशन की मेंडल ने क्या करवा दी, सेल्फिंग। मेंडल ने क्या करवा दी बेटा, इसकी सेल्फिंग करवा दी। अब जब सेल्फिंग करवा दी तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला सभी के सभी जो हमारे पौधे थे वो सब टॉल थे, सभी के सभी क्या थे बेटा, टॉल थे। तो आप देखिए इसका पुनेट स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ, कितना बढ़िया पुनेट स्क्वायर है ये देखिएगा आप हमारे साथ बना करके और मजा आएगा। ये पुनेट स्क्वायर आप देखिएगा, ये कैपिटल टी एक गैमीट है, स्मॉल टी एक गैमीट है, कैपिटल टी एक गैमीट है, स्मॉल टी एक गैमीट, ठीक है। क्योंकि ये जो F1 जनरेशन आया है, इस F1 का जो गैमीट बनेगा वो यही बनेगा ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट बनेगा। और हमने इसकी क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है, इसकी हमें सेल्फिंग करवानी है। तो आप देखो क्या मिलेगा, इसको सेल्फिंग करने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप सेल्फिंग करें तो आप किसी एक वाले को इसको क्या कर लीजिए, इसको ढक लीजिए अपने हाथ से, इसको अपने हाथ से ढक लीजिए, इसको अपने हाथ से ढक लीजिए। ढकेंगे तो सिर्फ आपको ये तीनों दिखाई पड़ेंगे। अब इन्हीं का क्रॉस कर दीजिए, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है। जब इन दोनों का क्रॉस हो जाए तो इसको बंद कर लीजिए, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, ऐसे करिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल टी इसका क्रॉस, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आया, मतलब जो रेशो आया है इनमें, अभी इनको सिर्फ दिखाई पड़ा 3:1 का रेशो आया है। मतलब तीन कैसे हैं इसमें, तीन जो है इसमें टॉल हैं और एक कैसा है इसमें ड्वार्फ है। तो ये रेशो आया वो 3:1 आया, और ये जो रेशो था इसका फिनोटिपिक रेशो है। ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो है, ठीक है। ये आपका फिनोटिपिक रेशो, ठीक। जल्दी से पूरा लिखो, जल्दी। सर अभी आप बोलो क्या कह रहे हैं।
सर अभी आपने टेस्ट क्रॉस क्या बताया था? अभी पढ़ाऊंगा मैं फिर से। जब F1 का क्रॉस जो है पेरेंट से रिसेसिव से करवाया जाता है, तो ये एक टाइप का बैक क्रॉस है ना, पीछे की तरफ हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो इस बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3:1 को अगर हम 100% के हिसाब से देखा जाए तो इसमें अगर 3 है तो इसका मतलब ये 75 25% क्या है, टॉल है, 25% क्या है, डॉल। ठीक है, ये जो दिख रहा है, जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं हमारी नेकेड आई से, मॉर्फोलॉजिकली जो हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप। और उस फिनोटाइप को जो कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप। है ना, गुड, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। चलो बेटे, हो गया ये। हाँ सर। एक चीज जानते हैं आप कि अगर सिंगल लिखा हुआ है, अगर ये सिंगल लिखा है तब तो ये क्या है, ये गैमीट है। और यस अगर ये सर। ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तब ये क्या है, जाइगोट। जाइगोट। ये आप कह लीजिए ये प्रोजेनी है ना, जाइगोट है या प्रोजेनी। एक पॉइंट लिखिएगा, जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है बताइए। दो दोनों अलग अलग डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट गैमेट्स जो बनते हैं वो हमारा हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेट्रोजाइगोसिटी reduces to half by inbreeding। ठीक है, by inbreeding, by inbreeding, इस पॉइंट को लिखिएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा पेरेंट जनरेशन में, इस वाले जनरेशन पर ध्यान से देखना हमारी तरफ, ये जो टी जनरेशन है यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितना परसेंट है, 100% है या 0%? 50। मेरी गर्दन में रोक। नहीं सर, 0 है, 0 0 0। 0% है ना, कैसे 0 है, क्योंकि अगर हम सर दोनों हेट्रोजाइगस की बात होमोजाइगस। करेंगे, हेट्रोजाइगस की बात करेंगे जिसको ऐसे और ऐसे होना चाहिए तब ये हेट्रोजाइगस, और अगर ऐसे ऐसे है तो ये होमोजाइगस है, और ऐसे ऐसे है तो होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ हैं तब ये आपका हेट्रोजाइगस होगा। कैपिटल टी एक साथ है, स्मॉल टी एक साथ है, तब ये आपका होमोजाइगस होता है। तब आपका ये होमोजाइगस। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। गुड। यस सर। बहुत ही शुरुआत से लेकर के चल रहे इनिशियल तौर पर जिस बच्चे ने क्लास अगर बंक की, मैं सच कह रहा हूँ, उसको जेनेटिक्स पूरी जिंदगी नहीं समझ आएगा और वो परेशान रहेगा जेनेटिक्स को लेकर। मैंने कहा हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ बाय इनब्रीडिंग। ठीक है, लिख लीजिएगा। हेट्रोजाइगोसिटी reduces to half
reduces to half by the entry. by ठीक है। अब जैसे देखिए एक तरफ लिखिएगा आप जनरेशन, एक तरफ लिखिए आप जनरेशन, दूसरी तरफ लिखिए आप हेटेरोजाइगस की कंडीशन, और एक तरफ लिखिए आप होमोजाइगस की कंडीशन। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं अगर जनरेशन पी है, पेरेंटल जनरेशन है, अगर जनरेशन कौन सी है, पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस की कंडीशन होती है वो होती है 0%, 0%। और होमोजाइगस कितना होता है हमारा 100%। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हमको तो ये बताओ, कहाँ है सुहानी, कहाँ है Yes, sir. धनंजय, कहाँ? सब कैमरा ऑफ करके यस सर। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई कि पेरेंटल जनरेशन में 0% हाइब्रिड हेटेरोजाइगस और 100% होमोजाइगस? ईमानदारी बताओ। मुझे नहीं आया सर। कौन सा हो तुम? मुझे कीर्ति शर्मा ना? हाँ सर, किसी का कॉल आ गया था, आपकी आवाज नहीं। एज पर एक्सपेक्टेशन ये समझता इसमें नहीं आएगा, मालूम है क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया। हेटेरो का मतलब होता है किया अलग। था। चुप करो, बड़ा अच्छा किया। ये हेटेरोजाइगस की कंडीशन है, ये होमोजाइगस है, ठीक है, और ये होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस, और ये क्या हेटेरो है। और पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया था? प्योर प्लांट लिया था ना, ये प्योर है ना, ये देखो ये प्योर है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल, तो ये दोनों क्या होमोजाइगस है ना, ये पेरेंटल जनरेशन। तो कहीं है यहाँ पे हेटेरोजाइगस है कहीं पे? नहीं सर। तो पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगस 0%। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा? क्रॉस करवाया था हमने इसमें, क्या हुआ था यहाँ पे? क्रॉस हुआ था, तो क्या मिला था? F1 में आपने देखा था 3:1 का रेशियो मिला था, याद आया कुछ? क्या मिला था? बोलो भाई। 3:1 का रेशियो मिला था। 3:1 के रेशियो में आपने ये देखा था, उसका जब जीनोटाइप आपने देखा था, इसका आपने जीनोटाइप अगर देखा था, इसका जीनोटाइप क्या था? 1:2:1, यस सर। यानी एक प्योर डॉर्फ था, 2 प्योर टॉल थे, ऐसा था क्या? नहीं। हाँ यहाँ पर आप देखिए, सर। देखिए सर 2 होमोजाइगस है और 2 हेटेरोजाइगस। 2 होमोजाइगस से 2 हेटेरोजाइगस है, ऐसा कैसे होता है? हम F1 की बात कर रहे हैं, F1 में तो सभी के सभी लंबे थे। तो सर सारे फिर हेटेरोजाइगस हैं। सारे हेटेरोजाइगस है। F1 में 100% हेटेरोजाइगस हुआ था, 0% आपका होमोजाइगस। अब यहाँ से आया F2, सर फिर आया 50-50%। आपका F3, फिर आया F4। ये तीनों जो थे हमारे, ये किस कैटेगरी वाले थे? ये आपके सेल्सिंग वाले कैटेगरी के थे। यस यस सर। सही है, यस ये सर। आपके हाँ सेल्सिंग वाले थे। ये टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ये सेल्सिंग वाले थे। अब F2 में, अब जैसे ही हम F2 आए, ठीक है, F2 आए तो वहां पर हमको क्या मिला मालूम है? 50% 50%। हेटेरोजाइगस, 50% होमोजाइगस। फिर हम जब F3 में आए तो यानी यहाँ पर अब कितना हो गया? 25 और 25% 75। और 75। ठीक है, F4 में आए तो 12.5 और आपका 5%। 87.5।
ये लिखो, ये बड़े काम की बात बता दी आप, जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी, है ना। जल्दी लिखो। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारा हुआ, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या पॉस्टुलेट्स निकल सकते हैं, क्या क्या जो है ऐसे सिद्धांत जो निकल करके आए, बाद में वो लॉज बने थे, कानून बने, है ना। तो नंबर तीसरी हेडिंग आएगी हमारी, postulates the principle from monohybrid cross, postulate और principle, principle या principle from monohybrid cross, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या जो है हमें postulates मिले, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या मिला। सर तो अगर हम सर। क्रॉस सैंपलिंग करेंगे तो फिर जो हेटेरोजाइगोसिटी है ना वो क्या होती जाएगी। क्या कहा तुमने, नहीं समझ और में। सर अगर हम क्रॉस कराते जाएंगे ना, सैंपल साइज बड़ा कर देंगे तो फिर जो मतलब रिसेसिव और डोमिनेंट वाले हैं ना वो अलग अलग सेग्रीगेट होते जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये बात मान ली। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी तो आया। हाँ मतलब सेकंड वाली, जैसे सेकंड वाली और इक्वेशन में हमने देखा, जो रिसेसिव हाँ, के ऊपर दूसरा वाला कैपिटल डी था वो डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आता है, लेकिन बट ये आप समझिए, द लॉ सर ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज जिनके घर से चिल्लाहट की आवाज आ रही है ना वो अपने घर का माइक बंद कर, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात थी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरीके से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सेप्शन में आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, दोनों आ जाते हैं, आपको मैं सर पढ़ाऊंगा अभी आगे। तक तो है। क्या, हाँ अभी तक है, बट अभी हम डिस्कार्ड कर देंगे ना थोड़ी देर के बाद। बताएंगे भाई क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सेप्शन आ जाएगा, को डोमिनेंस का एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो पेयर्ड फैक्टर्स के जो कैरेक्टर्स आए थे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था, ये थोड़ा सा लिखाने वाला प्रोसेस है, इसको मैं कल करवाऊंगा, लिखाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा सा मैं मियोसिस से रिलेट करूँ, आपने मियोसिस पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो लॉ ऑफ यस सर। सेग्रीगेशन को जब मैं मियोसिस से रिलेट करूंगा आपको और मजा आएगा, यहाँ पता चलेगा हाँ जो मैंने क्लास 11 में पढ़ा था उसका काफी कुछ यूज हो रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट्स वाली जो बात है, ये पॉस्टुलेट्स फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये हम लोग कल इसको पूरा करेंगे। अब आपसे